जय हिंद फ्रेंड। मैं गणेश महतो स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गणेश महतो ऑफिशियल में। आज हम बात करते हैं, अगर आपका भी एसएससी जीडी में फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आया है और आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया है और अगर आपको सीआरपीएफ अलॉट हुआ है तो सीआरपीएफ ज्वाइनिंग से पहले आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ेगा और क्या क्या सामान ले जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना है, इसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। आप हमारे वीडियो में बने रहिए। वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना जरूरतमंद का सामान ही ले जाए, फालतू का सामान ज्वाइनिंग के टाइम ना ले जाए, नहीं तो बाद में वो आपके द्वारा ही उसको उठाना पड़ेगा। इधर जब आप इधर से उधर मूवमेंट करोगे तो उसको ले जाना पड़ेगा। तो आप जितना जरूरत और किफायती सामान ले जाओगे और जितना कम ले जाओगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो क्या क्या सामान ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाना है, इसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि एसएससी जीडी में अगर आपका ज्वाइनिंग आया हुआ है, सीआरपीएफ मिला है, तो क्या क्या सामान और डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हमारे एक भाई का ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ है। उसने हमें पूछा था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का जरूरत नहीं पड़ेगा। सिक्योरिटी रीजन के कारण से ये नाम और नंबर और कौन सा जीसी द्वारा ये जारी किया गया है, इसको हम हाइड कर दिए हैं, इसको ब्लर कर दिए हैं ताकि सिक्योरिटी रीजन में ये प्रस्तावित हो जाए और यूट्यूब द्वारा इसको डिलीट न किया जाए। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं कि आपको यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिल जाएगा, देख लीजिए ये सीआरपीएफ का यहाँ पे आपको लोगो मिल जाएगा और ये आपका जिस संस्था के द्वारा या जिस जीसी के द्वारा भेजा गया उसका सबसे ऊपर नाम रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो में आपको दिखाया गया है, उसमें संख्या भी रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये आपका रोल नंबर यहाँ पे रहेगा और आपका एड्रेस रहेगा पूरा, पर ये सिक्योरिटी रीजन के कारण इसको ब्लर कर दिया गया है। आप थोड़ा इसको ऊपर कर लीजिए, ऊपर कर लेते हैं। देखिए इसको ऊपर कर लेना है। ऊपर करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे सबसे हाँ यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में विषय में आप देख सकते हैं केरूपी बल में सिपाही जीडी पर भर्ती हेतु नियुक्ति प्रस्ताव, मतलब आपका जो नियुक्ति प्रमाण पत्र, मतलब नियुक्ति का ये ज्वाइनिंग लेटर आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पे पूरा लिखा गया है, आपको अवगत कराया जाता है ये कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा वर्ष 2025 में सिपाही जीडी की पद पर आयोजित की गई भर्ती प्रक्रिया में उत्तीर्ण होने के उपरांत आपको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सिपाही जीडी के तौर पर आवंटित किया गया है। परिणाम आपको सिपाही जीडी के पद हेतु भर्ती हेतु अस्थायी, मतलब आप भर्ती होंगे ना तो आपका कोई अभी अस्थायी नहीं हुआ है, नियुक्ति प्रस्ताव दिया जाता है। अगर फिर भविष्य में इस पद को नियुक्ति अस्थायी की जा सकती है। अगर आपका डिसिप्लिन सही रहा तो आपको इस पद पे अस्थायी कर दिया जा सकता है। फिलहाल आपको अस्थायी तौर पे, मतलब ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है और आपको अस्थायी तौर पे रखा जाएगा। दूसरा नंबर पॉइंट में है कि देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर आपको पॉइंट दिख रहा होगा। दूसरा नंबर पे आप देख सकते हैं इस पद में आपको 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के लिए प्रयोजन लेवल 3 न्यूनतम वेतन, आपका जो वेतन का शुल्क है वो 21,000 से आपका शुरू होगा, जो लास्ट तक आपका ये जाएगा 59,100 तक। एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मचारी के समय समय पर मिलने वाले भत्ते, जैसे समय समय पर मिलने वाला भत्ता आपका डीए, राशन मनी, रम अलाउंस, हायर कट अलाउंस, शॉप अलाउंस, उसके बाद से आपका रिक्स अलाउंस भी उसी में आता है, एचआरए, ये सारे अलाउंस आपको मिलेंगे। ये सारे अलाउंस एवं सभी भत्ते देय होंगे तथा भारत सरकार द्वारा दिनांक 1/1/2004 के बाद से जो ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस को बंद करके एक नया स्कीम चालू किया गया है, एनपीएस मतलब न्यू पेंशन स्कीम। तो जो न्यू पेंशन स्कीम है योजना के अंतर्गत इस बल में नियुक्त किया जाएगा, मतलब आपको एनपीएस के द्वारा पेंशन नियुक्त किया जाएगा, ओपीएस आपको नहीं मिलेगा, ओल्ड पेंशन स्कीम। फिर हम थोड़ा देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ पे लिखा जा रहा है इसके अतिरिक्त नियुक्त की गई अन्य शर्तें निम्नलिखित हैं। तो आप यहाँ पे देखिए क नंबर में दिया है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियमावली 1955, जो केंद्रीय पुलिस बल का नियमावली 1955 एसओपी नियम 16 के अंतर्गत पदाधिकारी के द्वारा आपकी सेवा प्रारंभिक अवधि अर्थात 2 वर्ष के अंदर 1 महीने की नोटिस जारी करने के बाद बिना
कोई कारण बताइए समाप्त किया जा सकता है। अगर आपका जो जॉब है वो 2 साल से नीचे है और अगर आप अनडिसिप्लिन काम करते हैं, आपको बिना नोटिस दिए भी आपको बल से बर्खास्त कर दिया जा सकता है अगर आपने 2 साल के अंदर कोई ऐसा अनडिसिप्लिन काम किया तो, जिसमें आपका 1 वर्ष का ट्रेनिंग रहेगा, 1 वर्ष का सर्विस पीरियड रहेगा। इसलिए कोई भी ऐसा कोई दंडनीय अपराध नहीं करना है जिसे आपको बल से बर्खास्त कर दिया जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं ख नंबर में। ख नंबर में यह देखिए क्या लिया है। यह नियुक्ति अखिल भारतीय आधार पर है। आपको भारत के किसी भी भाग में सेवा के लिए तैनात किया जा सकता है एवं आवश्यक पड़ने पर देश के बाहर भी सेवा के लिए नियुक्त किया जा सकता है। केरूपू बल में जुड़ते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एक सेंट्रल पुलिस है, तो इसमें आप भारत के किसी भी कोने में, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो, भारत के किसी भी कोने में आपका तैनाती हो जाएगा। इसके अतिरिक्त केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दूसरे देश में भी सेवा देते हैं, जैसे लाइबेरिया, वेस्टर्जिनिया, ऐसे बहुत सारे देश थे जो यूएनओ के अंदर आता है। उसमें भारत सरकार द्वारा जो सीआरपीएफ को नियुक्त किया गया है उसी को उसको भेजा जाता है और वहां पे आपको विदेश में भी सेवा देने का मौका मिल जाएगा इस बल में। तो ख नंबर में उसी बात का जिक्र किया गया है। अब हम देखिए क नंबर को बताते हैं। इस बल में आपकी नियुक्ति होने पर आप केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 तथा केंद्रीय नियमावली 1955 समय समय पर संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली सीसीएस नियम भारत सरकार द्वारा विभाग हेतु जारी निर्देशों के आदेशों के तहत अधिशासित होंगे। ये तो आपको समझ में ही गएगा, इसको समझाने का कोई जरूरत नहीं है। नियुक्ति के उपरांत आपको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के किसी भी प्रशिक्षण संस्था में जहां आपको नामित किया जाएगा वहां बुनियादी प्रशिक्षण लेना होगा। प्रशिक्षण के दौरान होने वाले शारीरिक क्षति, चोट अथवा अपंगता के लिए यह विभागीय उत्तरदायी नहीं होगा। यदि आप सफलतापूर्वक बुनियादी प्रशिक्षण उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं तब आपको आपकी सेवाओं से तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब बताया जा रहा है कि अगर आपने ज्वाइनिंग किया, ज्वाइनिंग करने के बाद से आपको आरटीसी या एटीसी जहां पे भी आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, आपको वहां पे ट्रेनिंग संपूर्ण करना है। वहां पे कोई चोट या आप अपाहिज हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं, तो इसके लिए ये संस्था जिम्मेदार नहीं होगी, आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। और अगर आपने ये ट्रेनिंग को पूरा नहीं किया, अगर ट्रेनिंग पूरा नहीं किया तो ट्रेनिंग पूरा नहीं होने के कारण आपको सेवा से तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा, आपका ज्वाइनिंग को रद्द माना जाएगा। इसलिए सब ट्रेनिंग पास करना अनिवार्य है। नियुक्ति होने के बाद 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने से पहले यदि आप इस सेवा छोड़ना चाहते हैं तो आपको भारत सरकार के गृह मंत्रालय 27/494 की ज्ञापन संख्या I45037793 कार्मिक को गृह मंत्रालय की दिनांक 29/9/95 की अधिसूचना 14/5 वेतन एवं देखो यहाँ दिया हुआ है 1 के तहत 3 माह के वेतन एवं भत्ते अथवा प्रशिक्षण प्रभार जो भी अधिक होगा नियमानुसार सरकारी खजाने में जमा कराना होगा। अगर आप सीआरपीएफ में जॉब के लिए आए हो और आपका ज्वाइनिंग अगर हो गया है और अगर आपका सर्विस 10 साल से कम है और आप सीआरपीएफ छोड़ना चाहते हैं तो 3 मंथ का सैलरी या प्रशिक्षण में खर्च किया गया रुपया, आपके ऊपर जो प्रशिक्षण में खर्च किया है भारत सरकार, उसमें से जो सबसे ज्यादा होगा उससे आपको सरकारी खजाने में जमा करना होगा, नहीं तो आपको छोड़ने नहीं दिया जाएगा। समय को हम बिना गवाए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर देखिए यहाँ पे दिया है नियुक्ति प्रभाग के अनुपालना के क्या अनुपालना में आपके द्वारा सिपाही जीडी के पद पर कार्य ग्रहण करने हेतु नियुक्ति के लिए प्रस्तावित सभी मापदंड योग्यता संदर्भ नियमों को पूर्ण करना होगा। मतलब जितना भी अनुपालना है सारे अनुपालना को आपको पूर्ण करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक बार रनिंग पास कर लिए, एग्जाम पास कर लिए, मेडिकल पास कर लिए तो आपको दोबारा मतलब ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं है। आपको प्रत्येक साल उसके मापदंड है, उस मापदंड को आपको पार करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम 6 नंबर में देख लेते हैं। 6 नंबर में दिया है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आपको उक्त पद पर ज्वाइनिंग के लिए आते समय बारास्ता हुए किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए जवाबदारी नहीं होगा, ना ही आप इसके लिए कोई मुआवजा हकदार होंगे। अगर आप ज्वाइनिंग करने के लिए आते हैं, अगर किसी तरह से कहीं से अगर आप चोटिल हो गए या आपके साथ कुछ अनहोनी हो गया तो उसके लिए संस्था जिम्मेदार नहीं है, ना ही आपको इसको कोई खर्च मिलेगा। और अगर आप फिजिकल फिट नहीं हुए तो आपको बर्खास्त भी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो नंबर में आप देख सकते हैं प्रस्तावित पद पर आपके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत आपके द्वारा किए गए शैक्षणिक जन्म तिथि तथा प्रमाण पत्रों की अधिक प्राथमिकता का सत्यापन संबंधित संस्थानों के कराया जाएगा जहां से वे जारी किए गए
किए गए होंगे। बाद में किसी भी समय यदि किसी भी प्रकार की विसंगति पाई जाती है तो आपको सेवाएं बिना कोई कारण बताए तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा। कि आपका जितना भी शैक्षणिक जन्म तिथि या जितना भी प्रमाण पत्र है वो एक वैलिड होना चाहिए। अगर आप उसमें फर्जीवाड़ा करते हैं और जो बाद में इसका वेरिफिकेशन होता है, अगर वेरिफिकेशन में अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको जेल भी होगा और आपको बल से बर्खास्त भी कर दिया जाएगा। फिर हम देखिए आगे वाला पॉइंट में बढ़ते हैं। आगे वाला पॉइंट में देखिए बहुत सारे आपको यहाँ पे पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। देखिए अब हम 6 नंबर पॉइंट पे आ जाते हैं। 6 नंबर पॉइंट में देखिए क्या कहा गया है। 6 नंबर पॉइंट में दिया गया है नियमानुसार सीआरपीएफ का नियम है उसके अनुसार से मेडिकल फिटनेस की वैधता 1 वर्ष की है। अगर आप मेडिकल जैसे आप फोर्स मारने से पहले मेडिकल होता है ना, मेडिकल फिटनेस की वैधता 1 वर्ष की होती है। अगर रिपोर्ट करने के पूर्व 1 वर्ष की मेडिकल फिटनेस की अवधि पूर्ण हो जाती है तो इस स्थिति में केपेबल में नियुक्त दोबारा मेडिकल फिटनेस होने के उपरांत ही दिया जाएगा। अगर आपका जैसे मेडिकल होने के बाद से अगर 1 साल के बाद अगर आपको ज्वाइनिंग मिलता है तो आपको फिर से मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद से ही आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। इसका मतलब ये है। अब यो नंबर में देखिए आपको उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर सिपाही जीडी के पद पर नियुक्त हेतु ज्वाइनिंग करने के लिए गृह निवास से ज्वाइनिंग स्थान तक कोई यात्रा नहीं दिया जाएगा। मतलब साफ साफ बोला गया है कि आपको जैसे आप घर से लेके ज्वाइनिंग स्थान तक जो आपका जीसी है, जीसी तक जाओगे तो आपको अपने पैसे से जाके ज्वाइन करना होगा। भारत सरकार द्वारा इसमें कोई भी प्रावधान नहीं है जो आपको पैसा दिया जाएगा बाद में आप इसका क्लेम भी नहीं कर सकते हैं। तो नंबर में आते हैं। यदि आपके द्वारा नीचे गए पैरा 3 में दी गई नियत तिथि तथा सिपाही जीडी के पद हेतु ज्वाइनिंग नहीं किया गया तो स्वतः ही नियुक्ति प्रस्ताव को रद्द हो जाएगा। भविष्य में विचार नहीं किया जाएगा चाहे कारण कोई भी हो। मतलब आपको जो तिथि दिया गया है और जौन सा स्थान में दिया हुआ है उस स्थान में उस तारीख को आप जाके ज्वाइनिंग नहीं किए तो आपका पात्रता को रद्द कर दिया जाएगा। चाहे कारण कोई भी हो, चाहे कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो, अगर उस टाइम आप नहीं पहुंचे तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा और आपका ज्वाइनिंग का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसलिए टाइम से जाकर आप लोग ज्वाइनिंग कर लेना है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए इसको वीडियो को छोटा करते हुए थोड़ा स्पीड से हम आगे बढ़ते हैं। जो ज़्यादा पॉइंट है उसी को हम अथी करते। देखिए यहाँ पे दिया जा रहा है कि आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स वो सब ओरिजिनल होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको कल प्रभाव से देखो आश्रितों के जन्म तिथि का प्रमाण पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना होगा जिसका समय इंदिरा समझ मतलब आपके घर में जितना भी आपसे आश्रित है, मम्मी पापा जो भी भाई बहन जितना भी आश्रित है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र लेके जाना है। यदि पूरी सेवा के दौरान किसी भी समय कलर ब्लाइंड पाई जाती है तो अगर आप मेडिकल पास हो गया और किसी भी समय आपको कलर ब्लाइंड का अगर समस्या आता है तो उक्त बोर्ड के द्वारा आपको आउट कर दिया जाएगा। मतलब फिर से आप बल से निकाले जा सकते हो। नियुक्ति के उपरांत आपको संबंधित जिला पदाधिकारी से चरित्र एवं पूर्वोत्तर सत्यापन करवाना होगा। यदि इसमें आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी पाई जाती है सेवा से निकाल दिया जाएगा। यदि नियुक्ति परीक्षा के दौरान उम्मीदवार को किसी भी प्रकार भ्रष्टाचार कदाचार से लिप्त होने या प्रभावित होने पर हो तो उसे तत्काल से देखिए ये 2 पॉइंट में साफ साफ दिया गया है कि अगर आपके नाम पे कोई केस है तो केस होने पे भी आपको ज्वाइनिंग नहीं दिया जाएगा। चाहे भले ही आप सीआरपीएफ के सारे मापदंडों को पूरा क्यों ना किया हो, पर अगर आपके थाने में आपके विरुद्ध या क्राइम कोई चीज है तो आपको नहीं दिया जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि युक्त जितना भी प्रमाण पत्र है, प्रमाण पत्र को लेके इस कार्यालय में आपको पहुंचना है। जहाँ पे ज्वाइनिंग का समय दिया हुआ है वहां पे पहुंचना है। ले क्या क्या जाना है उसके बारे में अभी हम विस्तृत जानकारी देंगे। आप बने रहे हमारे वीडियो में। देखिए ले के क्या जाना है। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक का सर्टिफिकेट ले जाना है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट सारा सर्टिफिकेट लेना। मैट्रिक के बाद से आपका जाति प्रमाण पत्र ले जाना है। जाति प्रमाण पत्र के बाद से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ले जाना है। उसके बाद ग्राम पंचायत के द्वारा मुखिया के द्वारा आपको ले जाना है एक ऐसा प्रमाण पत्र जिसमें दर्शाया गया है कि आप शादी किए हैं कि नहीं किए हैं। जरूरी नहीं कि आप विवाहित हो, विवाह संबंधित भी आप बना के ले जा सकते हैं। अगर आप अनुसूचित जनजाति या जनजाति के अंदर आता है तो तहसीलदार उच्च अधिकारी से देखकर प्रमाणित किया हुआ मुहर लगा के जाना चाहिए। अगर आप एसटी या एससी है तो एसटी एससी का प्रमाण पत्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चरित्र प्रमाण पत्र भी बना के ले जाना है जो मजिस्ट्रेट द्वारा साइन किया जाएगा। आगे हम वीडियो में बताएंगे, ये इस वीडियो में नहीं बताएंगे, ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है इसलिए। तो उसका भी हम बताएंगे कि उसका प्रोसेस क्या है। और उसके बाद जानिए आप अपने नाम से भारतीय स्टेट बैंक में खाता खोलाओ जो आधार और पैन कार्ड से लिंक हो और उसकी पासबुक एवं चेक के साथ अवश्य लाएं। आपके पास पासबुक भी होना चाहिए, चेक बुक भी होना चाहिए
और जो खाता है वो पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 9 नंबर पॉइंट में आपके पास आधार एवं पैन कार्ड अवश्य लेके आए। उपरोक्त सभी दस्तावेजों की 4-4 फोटोकॉपी लाए, मतलब जितना भी यहाँ पे दस्तावेज दिया गया है सबका 4-4 फोटोकॉपी भी करा के लाना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर आप जा रहे हैं तो अपना दैनिक खर्च के लिए पैसे लेके जाना मत भूलना, क्योंकि आपको वहां पे 2 से 3 महीने के बाद ही आपका पेमेंट शुरू होगा। ऐसा नहीं कि आप जाते 1 महीना हुआ और आपका पेमेंट आ जाएगा, नहीं आएगा। आपका पेमेंट आने में कम से कम 2 से 3 महीना लगेंगे। तो उसके लिए आपका जो खुद का खर्च है उसके लिए ले जाना है। और मेस अग्रिम राशि, जो मेस एडवांस है, जो आपका मेस चलेगा उसमें 6500 रुपया, 6500 रुपया, ये तो जेन्युइन ही लेके जाना है। इसके अतिरिक्त भी लेके जाना है जो आपका पर्सनल खर्च के लिए होगा, क्योंकि 2 से 3 महीने के बाद ही आपका चालू होगा, तो इतना जल्दी आपको नहीं दिया जाएगा पैसा। उसके बाद सबसे लास्ट और अहम पॉइंट देखिए यहाँ पे दिया है, आपको इस ड्यूटी में ग्रहण करने के लिए कोई भी यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। मतलब सीआरपीएफ में नियम है कि मतलब आप कहीं भी जाते हैं कहीं भी आते हैं तो आपको यात्रा भत्ता दिया जाता है, पर आप ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं तो ज्वाइनिंग के टाइम जब जाते हैं तो आप सीआरपीएफ के मेंबर नहीं हैं, आप सीआरपीएफ के मेंबर बनने जाते हैं, तो इसलिए आपको कोई भी यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जरूरतमंद जितना भी सामान हो वो सामान ही लेके जाए, फालतू का सामान लेके ना जाए, क्योंकि बाद में उसको ढूंढना पड़ सकता है। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, हम मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।